हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आई एम अतुल दुबे। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम ये समझ लें कि उस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो आज हम 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि एमसीक्यू में आए हुए थे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ टैपेटम लेयर इज टू। टैपेटम परत का कार्य क्या होता है? आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला वीडियो जरूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो के बाद उसे भी देख लीजिएगा। आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है नरिश द पोलन ग्रेन्स, पराग कणों का पोषण। यही वो लेयर है, यही वो परत है जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को, यानी कि वो परागकण जो अभी मैच्योर हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, उन्हें पोषण प्रदान करता है और उनके ऊपर एक स्पोरोपोलिन की हार्ड लेयर का निर्माण करता है। कुछ पोलन ग्रेन्स जो स्टिकी होते हैं उन पर पोलन किट नाम की लेयर का निर्माण भी यही परत करती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिट्रीवर। निम्न में से कौन एक अपरदाहारी है? अपरदाहारी यानी डिट्रीवर का मतलब ये होता है जो मृत या सड़े गली चीजों से अपना पोषण यानी कि न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो यहां पर हमारा आंसर होगा अर्थवॉर्म, यानी कि केचुआ। केचुआ ही वो जीव है जो कि मिट्टी में मिले हुए डेटिस को खाकर ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, द वेक्टर ऑफ डेंगी यानी कि ब्रेक बोन फीवर इज। डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार का वाहक कौन है? इसका आंसर है एडीज। एडीज मच्छर जो होती है, खास करके उसमें जो फीमेल एडीज होती है, वो डेंगी, जिसे हम हिंदी में डेंगू कहते हैं, उसकी वाहक होती है। यहां पर कुछ और ऑप्शंस पर भी नजर डाल लेते हैं। जो एनाफिलीज मच्छर होती है वो मलेरिया के पैथोजन यानी कि प्लाज्मोडियम का वाहन करती है। यहाँ पर जो क्यूलेक्स मच्छर होते हैं ये एनसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों का वाहन करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है? आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और इसके हेलिक्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर ये जो हेलिक्स, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड्स यानी कि रज्जुक बने हुए हैं, ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की मदद से बने हुए हैं। यानी ये सभी न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं और दो स्ट्रैंड्स के न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। इसका एक टाइप होता है एक्सोन्यूक्लियेज और दूसरा टाइप होता है एंडोन्यूक्लियेज। हिंदी में भी इन एंजाइम्स के नाम सेम होंगे। एक्सोन्यूक्लियेज का काम होता है कि ये जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनको कॉर्नर से कट करना, यानी कि यहां पर किनारे की तरफ जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनको ये कट करके इस डीएनए हेलिक्स से निकालेगा। वहीं जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं वो इस डीएनए के बीच में से ही कहीं एक स्पेसिफिक जगह से डीएनए के स्ट्रैंड्स को कट करते हैं और उस साइट को, उस जगह को जहां से ये डीएनए के स्ट्रैंड्स को कट करते हैं उसे हम रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। यानी कि वो जगह जिसको ये पहचान कर वहां से डीएनए को कट करेगा। अब यहां हमारे इस क्वेश्चन में हमें दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक है एंडोन्यूक्लियेज और दूसरा है एक्सोन्यूक्लियेज। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हो कि ये दोनों ही हमारे ऑप्शन में हो, उस समय हम चूज करेंगे एंडोन्यूक्लियेज को। यहाँ पर सही आंसर होगा एंडोन्यूक्लियेज, क्योंकि यही वो एंजाइम है जो कि डीएनए को एक स्पेसिफिक जगह से बीच में कहीं कट करता है, उसके कॉर्नर की तरफ से न्यूक्लियोटाइड्स को नहीं निकालता। इसके बाकी ऑप्शंस को अगर देखा जाए
तो इसमें है पॉलीमरेज जो कि डीएनए और आरएनए के स्ट्रैंड्स को एक्सटेंड करता है, यानी कि स्ट्रैंड्स को बढ़ाता है और न्यूक्लियोटाइड्स जोड़कर। वहीं जो लाइगेज है ये एक ही स्ट्रैंड में उपस्थित दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यानी फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनाने का कार्य करता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर नहीं होंगे, यहाँ सही ऑप्शन होगा एंडोन्यूक्लियेज। हमारा अगला क्वेश्चन है द एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज। आवृतबीजी पौधे में भ्रूणपोष होता है, ये होता है त्रिगुणित यानी कि ट्रिप्लॉइड। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से दो मेल न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश के अंदर एंटर करते हैं और वहां से एक मेल न्यूक्लियस यानी कि नर युग्मक जाकर पोलार न्यूक्लियाई वाले सेल से, जिसको हम सेकेंडरी सेल या ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, उनसे जाकर मिलता है। इस जगह पर 3 हैप्लॉइड केंद्रक आपस में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से एक ट्रिप्लॉइड केंद्रक का निर्माण होता है और इस तरह से बनी हुई कोशिका ट्रिप्लॉइड यानी कि त्रिगुणित कोशिका होती है और इस कोशिका को हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये सेल डिवाइड होकर फिर एंडोस्पर्म का निर्माण करती है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन यानी कि पोषण प्रोवाइड करता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीज, यानी कि विडाल टेस्ट होता है ये किस बीमारी के निदान में उपयोगी होता है। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा टाइफॉइड। टाइफॉइड ही वो रोग है जिसका पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मेयोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 108 माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि एक एमएमसी से 108 लघु बीजाणुओं यानी कि माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए होंगे। तो आपको पता होगा कि एक एमएमसी से जब भी मियोसिस होता है तो 4 डॉटर न्यूक्लियाई यानी कि 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। अब अगर आपको 108 माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं तो इसे आपको 4 से डिवाइड करना होगा। तो जब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 27। तो यहां हमारा आंसर होगा 27। अगला क्वेश्चन है डाउन्स सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक सिंड्रोम है जिसमें होता है ट्राइजोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी की त्रिसूत्रता। इसमें हमारे जो 46 गुणसूत्रों को हम जोड़ियों में बनाकर रखते हैं उसकी जोड़ी होती है, वहां पर 2 गुणसूत्रों की 2 क्रोमोसोम्स की जगह पर 3 क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसी को हम कहते हैं ट्राइजोमी यानी कि त्रिसूत्रता। यहां बाकी के ऑप्शंस को भी अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन है मोनोजोमी ऑफ 6 क्रोमोसोम, यानी कि इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा जो कि 6 डिसाइड करता है। इस सिंड्रोम को हम कहते हैं टर्नर्स सिंड्रोम। सेकेंड ऑप्शन है ट्राइजोमी ऑफ 6 क्रोमोसोम्स। इसमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और एक वाई क्रोमोसोम होता है। इसका मतलब ये एक मेल इंडिविजुअल होगा, एक नर होगा, लेकिन इसमें नपुंसकता पाई जाएगी। इसका मतलब कि ये फर्टाइल नहीं होगा। तो यहां नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन इन फ्लावर्स रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री या मादा जनन का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा आंसर होगा जायांग यानी कि गाइनोशियम। इसके अलावा ये जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं ये सारे एंड्रोशियम के पार्ट हैं, यानी कि पुमंग के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टेस्टीज आर फाउंड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं। ये हम सबको पता है कि एक सामान्य पुरुष में 2 वृषण पाए जाते हैं, 2 टेस्टिस पाए जाते हैं और इन दोनों को हम
टू पेयर्स नहीं कहेंगे, इन्हें हम कहते हैं वन पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि एक पेयर में, एक जोड़ी में दो टेस्टिस होते हैं, दो वृषण होते हैं। अगला क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ MRI इज, यानी कि MRI का पूर्ण रूप क्या है? तो यहां सही आंसर होगा सेकेंड वाला, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यहां पर हमारा ब्रेन, हार्ट या बाकी के जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनमें किसी तरह की प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए जो MRI की जाती है उसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यहां पे एक बहुत ही तेज मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करके ये काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ म्यूटेशन, यानी कि दांत्र कोशिका अरक्तता रोग किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण है? आपको पता है म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन अलग अलग तरह के होते हैं, जिनमें से सही आंसर होगा पॉइंट म्यूटेशन, यानी कि बिंदु उत्परिवर्तन। पॉइंट म्यूटेशन में जो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स का प्रक्रम होता है, यानी कि जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, वहां पर किसी न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाने की वजह से इससे बनने वाले जो अमाइनो एसिड्स यानी कि अमीनो अम्ल होते हैं उनमें बदलाव होता है। क्या बदलाव होता है? एक अमीनो अम्ल है ग्लूटामेट, जिसकी जगह पर दूसरा अमीनो अम्ल बन जाता है जिसका नाम होता है वेलिन, और यही अमीनो अम्ल हमारी जो RBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, लाल रक्त कणिका होती है, उसमें पाया जाता है बीटा ग्लोब्यूलिन नाम के प्रोटीन में, जो कि 6वें नंबर पर होता है। यानी कि RBC में जो बीटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है उसमें बहुत सारे अमीनो अम्ल होंगे, जिसमें से 6वें नंबर का अमीनो अम्ल अगर सही बनता तो वो होता ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामेट, मगर उसकी जगह बन जाता है वेलिन। इसी को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, एक बिंदु पर उत्परिवर्तन हुआ। अब जरा सा इसके बाकी के ऑप्शंस पर भी नजर डालते हैं। इसमें सेकेंड ऑप्शन है एन्यूप्लॉइडी, यानी कि असुगुणिता। एन्यूप्लॉइडी में होता यह है कि मान लीजिए हमारे एक नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम्स होंगे। इन 46 क्रोमोसोम्स को हम जोड़ियों में रखते हैं, जिसे हम कहते हैं कैरियोटाइप, यानी हर जोड़ी में 2 क्रोमोसोम्स होंगे। एन्यूप्लॉइडी में जब भी क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ता है कि हमारे 23 पेयर्स यानी कि 23 जोड़ियों में से किसी एक ही जोड़ी पर ट्राइसोमी यानी कि 3 गुणसूत्र पाए जाएंगे, इसको हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। डिलीशन में कोई एक न्यूक्लियोटाइड हमारे DNA में से डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन होता है। इसे हम हिंदी में कहते हैं विलोपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहां पर है विच नाइट्रोजनस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA। DNA में इन 4 में से कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं होता? कौन सी नाइट्रोजनी क्षार DNA में उपस्थित नहीं होती? तो सही आंसर होगा यूरेसिल, क्योंकि DNA के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन ये चार नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं। इसकी जगह RNA में जो 4 नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, वो होते हैं AGCU, यानी कि RNA में यूरासिल और DNA में थाइमिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी contrasting characters are included by Mendel in his experiment। मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीतार्थी लक्षणों का समावेश किया था? तो हमारा सही आंसर होगा 7। मेंडल ने 7 ऐसे कैरेक्टर, 7 ऐसे लक्षण चुने थे जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हो। ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन विच ऑर्गन ऑफ फ्लावर। परागकण पुष्प की किस अंग
के भीतर निर्मित होते हैं। तो सही आंसर होगा माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि लघु बीजाणु धानी। इसके अलावा बचे हुए जो 3 ऑप्शंस हैं ये तीनों ही गाइनोशियम के पार्ट हैं, यानी कि ये तीनों ही स्त्री केसर के भाग हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर पूछा गया है पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हिंदी में देखते हैं, निम्न में से किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह संरक्षित रहते हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं उसके ऊपर उसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन नाम की एक परत होती है जो बहुत ही हार्ड यानी कि बहुत ही सख्त होती है, जो इस पोलन ग्रेन्स का प्रोटेक्शन करती है। इसी परत की वजह से हमारे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनका जीवाश्मीकरण यानी कि फॉसिलाइजेशन के प्रोसेस में भी प्रोटेक्शन होता है। यानी कि इसका मतलब कि सारे ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे समय के साथ, लेकिन पोलन ग्रेन्स वो पृथ्वी की परतों में भी दबे हुए रहते हैं और कई हजार सालों बाद भी हम उन्हें रिट्रीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, Who among the following proposed the evolution of life form occurred due to use and disuse of organs? यानी कि किसने प्रतिपादित किया कि जीवन का विकास अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण हुआ था। यहां पर हम चारों ही ऑप्शन को एक बार देखेंगे। पहला ऑप्शन है लेमार्क और यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि लेमार्क ही थे जिन्होंने जिराफ की गर्दन का एग्जाम्पल और ह्यूमन बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स का एग्जाम्पल देकर यह समझाया था कि अगर किसी ऑर्गन का यूज ना किया जाए तो वो अंग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, और जिस अंग का हम ज्यादा यूज करेंगे वो अंग और डेवलप होगा और विकसित होगा। इसमें अगला ऑप्शन है डार्विन का। डार्विन ने अपनी थियरी ऑफ इवोल्यूशन में कहा था जो ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपने पर्यावरण के अनुसार ढल जाता है वही डोमिनेंट होता है, यानी वही प्रभावी होता है, और जो प्रभावी नहीं होता वो नष्ट हो जाता है, यानी कि उसकी बर्थ लाइन वहीं पर समाप्त हो जाती है। अगला है टी माल्थस। माल्थस ने इवोल्यूशनरी थियरी ऑफ पॉपुलेशन दिया था, यानी कि अगर किसी पॉपुलेशन को, जनसंख्या को भोजन लगातार दिया जाए, फूड की कोई कमी ना की जाए, तो भी ऐसा नहीं है कि वो फ्लरिश ही होगा, वो विकसित ही होता रहेगा। एक समय आएगा कि जब उसमें भी युद्ध होंगे, रोग होंगे, जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन नष्ट हो जाएगी। लास्ट ऑप्शन है ह्यूगो डेवरीज, और ह्यूगो डेवरीज ने दिया था म्यूटेशन का लॉ। इन्होंने ही म्यूटेशन के बारे में, उत्परिवर्तन के बारे में बताया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a non-infectious disease? निम्न में से कौन एक गैर संक्रामक रोग है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, असंसर्गजन्य जिसे हम कहते हैं। तो यहां पर अपने चारों ही ऑप्शन को अगर देखा जाए तो उसमें सही आंसर होगा कैंसर। कैंसर ऐसा रोग है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छुआछूत के द्वारा नहीं फैलता। इसके अलावा मलेरिया किसी एक इन्फेक्टेड इंसान को, किसी एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को काटकर अगर किसी एक हेल्दी इंडिविजुअल को काट ले तो उस हेल्दी इंडिविजुअल को भी मलेरिया हो जाएगा। वहीं टाइफॉइड भी इन्फेक्शियस होता है, यानी संसर्गजन्य होता है, और आखिरी ऑप्शन न्यूमोनिया भी इसी तरह का रोग है। तो सही आंसर होगा कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following methods is used to introduce foreign DNA into the host cell? परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने का निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ जीन्स होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लीजिए ये कोई सेल है और इस सेल के अंदर हमें कोई एक ऐसी जीन या डीएनए का हिस्सा डालना है जो इसके अंदर अगर जाएगा तो इस सेल के लिए लाभदायक होगा, बेनिफिशियल होगा। तो हम इस डीएनए को, तो हम इस जीन को एक वेक्टर के अंदर डालते हैं। ये वेक्टर किसी तरह से हमारी इस जीन को इस कोशिका के अंदर तक लेकर जाएगा और इसका एक भाग बना देगा। तो यहां पर अगर चारों ऑप्शन पर नजर डालें तो पहला ऑप्शन है माइक्रो इंजेक्शन यानी सूक्ष्म अंतःक्षेपण। इसमें एक इंजेक्शन होता है जिसमें इसमें डीएनए के एक फ्रेगमेंट को यानी कि डीएनए के एक खंड को डाला जाता है और कोशिका के अंदर माइक्रो इंजेक्शन से इंजेक्ट कर दिया जाता है। अगला ऑप्शन है बायोलिस्टिक्स, हिंदी में भी इसे बायोलिस्टिक्स ही कहते हैं। इसका एक और नाम हो सकता है जीन गन। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, ये एक गन की तरह किसी भी जीन को या डीएनए के फ्रेगमेंट को सेल के अंदर शूट कर देता है और उसका हिस्सा बना देता है। तीसरा ऑप्शन है डिसआर्म्ड पैथोजन यानी कि अहानिकारक रोगजनक। कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं, रोगजनक होते हैं, जो कोशिका के अंदर जाते ही रोग का निर्माण कर देते हैं। हम ऐसे पैथोजेंस में से कुछ जीन्स को निकाल लेते हैं जिनकी वजह से अब ये पैथोजन रोग का निर्माण नहीं कर पाएगा। अगर हमारे शरीर में घुसा भी तो उससे हमें कोई रोग नहीं होगा। इस पैथोजन के अंदर हम अपना वांटेड जीन, हम अपना डिजायर्ड जीन यानी कि जो डीएनए का हिस्सा हमें चाहिए वो डाल देते हैं और फिर इसको अपनी कोशिका में एक्सपोज करते हैं। जब ये पैथोजन हमारी सेल के अंदर एंटर करेगा तो ये हमारे डिजायर्ड डीएनए को हमारी कोशिका में डाल देगा। तो यहां सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। ये चारों विधियां हम उपयोग करते हैं किसी फॉरेन डीएनए को कोशिका के अंदर डालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूजफुल इन। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग है किस किस में? कृषि में, चिकित्सा में, वैक्सीन बनाने में या ये सभी? तो सीधा सा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। किसी वांछित लक्षण को, डिजायर्ड कैरेक्टर को किसी इंडिविजुअल के अंदर इंड्यूस करते हैं, डालते हैं, इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है और ये इन सभी फील्ड्स में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉल्स फ्रूट यानी कि ट्रू फ्रूट कौन सा है? निम्न में से कौन सा आभासी फल नहीं है यानी कि इनमें से कौन सा सत्य फल है? तो आइए पहले जानते हैं कि ट्रू फ्रूट क्या होता है। फ्लावर के गाइनोशियम में जो कार्पेल यानी कि पिस्टिल होती है उसका सबसे निचला हिस्सा होता है ओवरी यानी कि अंडाशय। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद ये जो ओवरी है ये बन जाती है फ्रूट यानी कि फल, और जो इसके अंदर पाया जाने वाला ओव्यूल होता है वो ओव्यूल बन जाता है सीड यानी कि बीज। तो इस तरह बने हुए फ्रूट को हम ट्रू फ्रूट यानी कि सत्य फल कहते हैं। इस ओवरी के अलावा अगर फ्रूट फ्लावर के किसी और हिस्से से बन जाए तो उसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं यानी कि वो सत्य फल नहीं होगा, आभासी फल होगा। तो यहां पर जो सत्य फल है वो होगा मैंगो यानी कि आम वो फल होता है जो सत्य होता है, आभासी नहीं होता।
इसके अलावा जो बाकी के ऑप्शन हैं उनमें सेब पुष्पासन यानी कि थैलेमस से डेवलप होता है, स्ट्रॉबेरी ये कार्पेल के चारों तरफ जो टिश्यू पाया जाता है उससे डेवलप होता है, और जो काजू होता है ये पेडंकल से डेवलप होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द प्लांट पॉलिनेटेड बाय वाटर। प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलिनेशन के अलग अलग टाइप्स भी देखे थे, जिसमें इसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हाइड्रिला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मेल ड्रोन हनी बी इज। मधुक के नर यानी पुन मधुक में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? जो हनी बीज होती हैं उनमें एक कॉलोनी डेवलप होती है, उनका एक समाज होता है जिसमें 3 तरह के हनी बीज पाए जाते हैं। एक होती है रानी यानी कि क्वीन हनी बी, दूसरा होता है ड्रोन, इसको हम पुंग मधुक कहते हैं जो कि एक नर होता है, और तीसरा हिस्सा इनके समाज का तीसरा हिस्सा होता है वर्कर, यानी कि ये वो मधुमक्खियां होती हैं जो बाकी के सभी काम संभालती हैं। इनमें जो ड्रोन होता है यही अकेला मेल यानी नर होता है। इसके अलावा क्वीन और वर्कर ये सभी फीमेल्स होती हैं, मादा मधुमक्खियां होती हैं। ये जो नर होता है ये हैप्लॉइड कोशिका से यानी कि अगुणित कोशिका से बना हुआ होता है। इसका मतलब कि अगर अंडे में निषेचन नहीं होगा तो उससे बनने वाली जो मधुमक्खी होगी वो नर होगा यानी कि ड्रोन होगा। और मधुमक्खियों में जो जीनोम का नंबर होता है यानी हैप्लॉइड अगुणित कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 16। तो नर में होंगे 16 गुणसूत्र और क्वीन वर्कर्स इन दोनों में ही होंगे 32 गुणसूत्र, 32 क्रोमोसोम्स। तो यहां पे हमसे पूछा गया है ड्रोन के बारे में, जो कि सही आंसर है 16। जो ड्रोन होते हैं उनमें 16 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जेनेटिक सब्सटेंस ऑफ वायरस इज। वायरस में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो यहां पर पहला ऑप्शन सही होगा, डीएनए अथवा आरएनए। या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, इनमें से कोई एक तरह का न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड वायरस में यानी विषाणु में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कॉन्जेनिटल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी कि जन्मजात उपापचयी त्रुटि। ऐसा डिसऑर्डर, ऐसी त्रुटि जो बच्चे में जन्मजात होती है और उसकी वजह से चयापचय में समस्या आती है, यानी कि उसके सेल्स में मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होती है। तो यहां सही आंसर होगा फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसको हम PKU भी कहते हैं। यह ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल जिसका नाम है फिनाइल एलानिन, इसका मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय नहीं होता और ये हमारे सेल्स में जमा होता चला जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स में डैमेज होता है, ब्रेन सेल्स को इससे नुकसान होता है। इसी डिसऑर्डर को हम कहते हैं PKU यानी कि फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये थे सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो 2024 यूपी बोर्ड में बायोलॉजी के पेपर में आए हुए थे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को
सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इसकी जरूरत हो। और इस वीडियो में बताए गए बाकी के वीडियोस को भी आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।